सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पेटिशंस थी उसे रिजेक्ट किया है, कहा है कि हमने वेरीफाई किया है तो एक तरह से बैकलैश मानते हैं। मैंने कहा है पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है, कल जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वेबसाइट पर, उससे हमें ये पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का इस्तेमाल किस पार्टी ने किया है, किस पार्टी को फायदा होता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये पूरी जानकारी प्रकाशित होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि जब ये जानकारी आएगी तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन कौन से पार्टियां किन इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा उठाएंगी। तो कल की जानकारी अधूरी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से और पिटीशन है उसे खारिज किया, लेकिन आप लोग ईवीएम से इधर वीवीपैट की मांग कर रहे हैं कि कम से कम वीवीपैट क्यों? हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है। हालांकि भारत एकमात्र ऐसा देश, महत्वपूर्ण देश है, लोकतंत्र है, जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और ये ईवीएम बनाते हैं बंगलुरु की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 बीजेपी के कार्यकर्ता या अधिकारी डायरेक्टर हैं। इसको छोड़िए, ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर 100% वीवीपैट होना जरूरी है ताकि हर एक व्यक्ति को विश्वास हो कि जब वो बटन दबा रहे हैं, वो असली बटन दबा रहे हैं। कई लोगों का अनुभव है, कई लोगों ने कहा है साहब हमने तो पंजे पर लगाया था पर बत्ती निकली कमर के फूल पर। ये अलग-अलग राज्यों में कई लोगों का अनुभव रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पेपर ट्रेल हो ताकि जो मतदाता हैं उनको पूरा विश्वास हो कि उनका वोट सही तरीके से रजिस्टर हुआ है। तो वीवीपैट को लेकर हमारी एक ही मांग है। हम मई 23, 2023 से ये मांग कर रहे हैं। हमें 15 मिनट दीजिए, हम एक आपको दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। जो आप करेंगे आपका निर्णय होगा। आप सर्वोच्च संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, पर हमें मौका तो दीजिए। बात करने से इनकार कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से सीधा सवाल करना चाहता हूँ, क्यों डरे हुए हैं हमें मिलने? डरो मत, मैं कहूंगा सीईसी को डरो मत। आपका जो रोजगार आपको दिया गया है वो घर में नहीं है। अगर आप हमसे मिलेंगे 15 मिनट के लिए आप मिलिए, वो भी मजदूरी को, तो क्यों डरे हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, कौन डरा रहा है, कौन धमकी दे रहा है कि इन पार्टियों से मत मिलो वीवीपैट के मामले में? और इलेक्ट्रॉनिक वोट के जो आजकल आंकड़े सामने आ गए हैं, उसमें कुछ कंपनियां ऐसी है जो 2019 का मामला है, जब उन पर ईडी की रेट बढ़ी थी। उसके बाद में उन कंपनियों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोट खरीद लिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे जांच की मांग करेगी। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने पिछले 3 हफ्ते से मैं कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, कल के लिस्ट में 4 तरीके की कंपनी है, 4 तरीके की कंपनी है। पहला जो कंपनी जो इस कैटेगरी में आता है, चंदा दो बॉन्ड बेचा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिला। दूसरा कंपनी है अक्सर वसूल, जिनके खिलाफ ईडी का रेड हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ है, क्या धमकी दी गई है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। तीसरा कैटेगरी कंपनी है जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और लोग कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए घूस देते हैं सीधा। और चौथा कैटेगरी है जो शेयर कंपनी, वो कंपनी नहीं है, वो खोखले हैं। खोखले कंपनी को इस्तेमाल किया गया है चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए। मेरे विचार में ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये जिस तरीके से हमारी जांच एजेंसियों की दुरुपयोग की गई है, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया है धमकी देने के लिए,
मैं समझता हूँ कभी हमारे देश में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट देखिए अभी पूरी जानकारी तो आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे लिए तो खुला ही नहीं है। सभी दरवाजे खटखट जाएंगे। अभी तो एक ही दरवाजा हम खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसी का दरवाजा हमारे लिए बंद है। हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में सब राय नहीं मिलती है, तो हम दरवाजा खटखटाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जनता के बीच में जाकर जनता को अवगत कराएंगे कि इनके साथ धोखा होगा। हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि टाउन में जेल पे की तरफ से, और इसके बारे में यहाँ के मछुआरे और लोकल सब्जी विरुद्ध में कांग्रेस को इसके बारे में क्या कुछ 7 महीने पहले मैंने खुद, मैं पूर्व पर्यावरण मंत्री हूँ, कई साल पहले गया था, कई साल पहले गया था। मैं जानता हूँ कि यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के मछुआरे, हजारों लोग इस बंदरगाह के खिलाफ हैं। और मैंने स्पष्ट कहा कि सुनवाई के बिना पर्यावरण की अनुमति कानून के मुताबिक नहीं किया सकता। पब्लिक हियरिंग होना जरूरी है, सबको सुनकर ही निर्णय लेना चाहिए। पर मोदी सरकार के समय पिछले 10 साल मैं कह सकता हूं कि पब्लिक हियरिंग जो है, जो हमारे कानून में हमारा प्रावधान है, 1986 का कानून है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पब्लिक है वहां हियरिंग नहीं होता, और जहां हियरिंग है वहां पब्लिक नहीं। ऐसे ही इनको अनुमति दी जाती है। हम इस बंदरगाह के खिलाफ हैं। मैंने स्पष्ट भाषा में कहा है, हम आदिवासियों और मछुआरों परिवारों के साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से, और खास तौर से देवेंद्र फडणवीस का बड़ा योगदान है इस प्रोजेक्ट में, जबरदस्ती ये बंदरगाह प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। जनता से विचार विमर्श होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनकी जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये नहीं कि आपने तय किया कि यहाँ बंदरगाह होगा और बंदरगाह वहीं। बीजेपी ने ऐलान किया है कि हम 400 को पार करेंगे और भारत को महासत्ता बनाएंगे। 400 क्यों पार करेंगे, ये बात समझिए। 400 इसीलिए पार करेंगे ताकि संविधान को वो उठाकर कर देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान उठाएंगे, नया संविधान आएगा। यही तो मोदी की मानसिकता है, इसीलिए 400 सीटों से ऊपर की बात कर रहे हैं। मोदी खुद नहीं बोलते पर दूसरों से बुलवाते हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका ये पुराना नारा है। यहाँ ना बोलूंगा पर दूसरों से बुलवाऊंगा। ये उनके आखिरी सलाहकार ने कहा है कि संविधान, नया संविधान। ये सांसद ने कहा है, बीजेपी सांसद ने कहा है, कई सांसदों ने कहा है संविधान बदलना चाहिए। तो ये 400 लगा के रखे हैं, एक ही मकसद है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए कांग्रेस के पास विजन क्या है? 75 साल से कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी आई, इसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सभी बड़े बड़े नेता, संविधान बनाने में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। 70 साल में कंपनियां लगाए गए, तब मैं नासिक में था, नासिक में HAL लगाया गया था 1964 में, जब यशवंतराव चौहान रक्षा मंत्री थे। और आज एक व्यक्ति पूछते हैं 70 साल में आपने क्या किया, तो उनको कहा ठीक आइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री देखिए, जहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट बनता है,
सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो संपत्तियां को बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेच रहे हैं और जी को बेच रहे हैं। सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी, सारे बंदरगाह एक ही कंपनी, सारे माइनिंग एक ही कंपनी। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। और उसके ऊपर वो सवाल करते हैं, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपका विजन क्या है। मैं कहता हूं आज जो आर्थिक विकास हुआ है हमारे देश में, जो तरक्की आई है, जो सामाजिक न्याय बढ़ा है, जो सशक्तिकरण हुआ है, जो फैक्ट्रियां लगी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं, ये सॉफ्टवेयर सुपर पावर बना है, ये कांग्रेस पार्टी का योगदान है। हरित क्रांति, इसमें हरित क्रांति कौन जिम्मेदार थी? हरित क्रांति के लिए इंदिरा गांधी। काले कानून के लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी। श्वेत क्रांति कब आई? कांग्रेस के समय। तो ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं ये राजनीतिक सवाल है, पर वास्तविक है। आपने मुझे पूछा, मुझे कोई इतराज नहीं है आप पूछे, पर जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग। और कांग्रेस पार्टी का योगदान को बिगाड़ने में जो हमारे प्रधानमंत्री ओवर टाइम लगे हुए हैं, उनका एक ही मकसद है, नेहरू को बदनाम करना, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, और खुद जो करते हैं, जो गलत काम करते हैं, ऊपर पूरी तरीके से वो अपना चुप्पी नहीं करते। मैं एक ही बात ये अगर 19 जून 2020 में प्रधानमंत्री ने चीन को एक क्लीन चिट दी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आपने चीन को क्लीन चिट क्यों दिया? किसके इशारे पर दिया? आज भी चीन हमारे सीमा, न केवल हमारे सीमा बल्कि हमारे लद्दाख में जो जमीन हमारा है वहां बैठी हुई है। और 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था न कोई बाहर से आया है, न कोई जमीन हमारी जमीन पर। ये है प्रधानमंत्री की बात। अभी आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया।